है एविडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ओके, अब ये इस चीज के बारे में, मोमेंट्स के कॉन्टिनेंट्स के बारे में देयर इज सम एविडेंस। ओके, इसके बारे में क्या क्या प्रमाण है, क्या क्या इसके प्रूफ है। ओके, फर्स्ट इसमें गिवन है आपके पास जिग्सा फिट। जिग्सा फिट हमने डिस्कस किया था कि एक पजल की तरह होता है कि आपस में जब ब्लॉक्स को जोड़ दिया जाता है तो नई फॉर्मेशंस अपीयर होती है। ठीक है, ओके। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन हैव ए रिमार्केबल मैच। इट मीन्स जो हमारी अटलांटिक ओशियन है उसका ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट, उसमें दोनों क्या है, एक अद्भुत समानता है। ओके, जो मैप है इसका वो प्रोड्यूस किया गया बाय बुलार्ड इन 1964 यूजिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करके बुलार्ड ने जो मैप डेवलप किया वो कब किया, 1964 में। ओके, फैथम ए यूनिट यूज टू मेजर ऑफ ओशियंस डेप्थ, यानी कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए जिस इकाई का यूज किया जाता है उसको हम बोलेंगे फैथम। 1 fathom is equal to 6 feet या we can say 1.8 मीटर। किसी भी फॉर्मेशन में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। बेस्ट फिट ऑफ अटलांटिक ओशियन वाज फाउंड नॉट ऑन द कोस्ट बट एट द 1000 fathoms यूनिट ऑफ द प्रेजेंट शोरलाइन। ओके, अब यहां पे क्या गिवन है कि जो हमारी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का जो पार्ट है, ठीक है, उसकी जो मेन कोस्टल लाइन है वो कंप्लीटली इसमें फिट नहीं होती। इसकी बजाय 1000 किलोमीटर यानी कि फैदम, ठीक है, 1000 फैदम की जो गहराई में जाके जो नीचे सेडिमेंट्स हैं, सी शोर है, यानी कि उसका जो तली है वो उसमें क्या करती है, कंप्लीटली मैच करती है। ओके, नीचे वाला पार्ट मैच करता है, अपर पार्ट मैच नहीं करता। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो इरोजन प्रोसेस के ऊपर से जो हमारी अपर लेयर है, जो हमारी कोस्ट लाइन है, वो क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, इफेक्ट होते जा रहे हैं। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि कोस्टल लाइन मैच ना होने का, जिसकी वजह से जो ओशन की जो बेड्स हैं या जो उसका सरफेस है वो इसमें मैच होता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट गिवन है फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म। जीवाश्म होता क्या है, कोई भी जो प्लांट्स या एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं काफी मिलियन बिलियन ईयर्स के बाद वो डिग्रेड होते जाते हैं और उसके बाद वो फॉर्मेशंस होती है, दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स या जीवाश्म। One on the basis of distribution of fossils, Wagner tried to explain his theory. Okay, अब all over the world जो हमारे fossils या जो जीवाश्म वगैरह पाए जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, all these things, natural gas, इनके बेसिस पे भी वैगनर ने अपनी थ्योरी को एक एविडेंस दिया है। ओके, एग्जाम्पल fossils of the plant Glossoplataries. ओके, नेक्स्ट है fossils of the animals Mesosaurus by Lytrosaurus. Okay, next है these fossils have been found in the Carboniferous rocks of India. Okay, अब ये जो fossils हैं वो कब पाए गए हैं, कार्बोनिफेरस की जो एज की जो चट्टानें हैं भारत में उनमें पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में भी, साउथ अमेरिका में भी। ठीक है, तो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ, किसके पार्ट्स थे ये, हमारे गोंडवाना लैंड के। तो इट मींस सिमिलरिटीज यहां पे पाई गई हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑल आर कनेक्टेड। नेक्स्ट है फाल्कलैंड, आइसलैंड एंड अंटार्कटिका एक्सेट्रा, हियर आल्सो दीज fossils are found. Next है at present these are widely separated areas and this distribution can be only be explained by the accepting the concept of Wagner's continental depth theory. इन जो fossils का जो distribution है वो हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस वजह से, जब हम वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एग्री करते हैं, इट मींस हम उसको मानते हैं कि हाँ, कि सारे के सारे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो टुगेदर फॉर्मेशंस में थे,
तो ये जो फॉसिल्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसकी स्टडी के लिए या प्रूफ के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जियोलॉजिकल मैचिंग। जियोलॉजिकल मैचिंग में क्या गिवन है? इन अफ्रीका गोल्ड डिपॉजिट्स विद इन रिवर एल्यूमिनियम एलुवियम में होता है तलछट, यानी कि जो रिवर्स अपने साथ जो मिट्टी वगैरह कंकड़ पत्थर वगैरह सारी चीजें लेके आते हैं तलछट, इन द घाना कोस्ट, बट देयर आर नो सोर्स रॉक्स इन दैट रीजन। ओके, अब यहां पे क्या है कि रिवर फ्लो करके आ रही है और यहां पे एलुवियम में किसके डिपॉजिट मिले हैं? गोल्ड के डिपॉजिट मिले हैं, लेकिन यहां पे कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसकी वजह से वो डिपॉजिट यहां पे आ पाए। इसके अपोजिट में क्या गिवन है? दिस इज वाइड फ्रॉम द अटलांटिक ओशन, देयर आर गोल्ड बियरिंग वेन्स इन बैलेंसाउ ब्राजील। जो इसके डिपॉजिट्स हैं वो कहां पे हैं? बैलेंसाउ ब्राजील में, बट देयर इज नो गोल्ड डिपॉजिट्स in alluvium in the adjacent coast belt. Okay, अब यहां पे सोर्सेस तो हैं ब्राजील में, बट देयर आर नो डिपॉजिट। अब यहां पे देखो कि अमेरिका में तो सोर्स है, ठीक है, और जो हमारी अफ्रीका है वहां पे क्या है? डिपॉजिट्स हैं। इट मींस देयर इज ए कॉम्बिनेशन। अगर इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिला दिया जाए तो सोर्स आगे जाके डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक एविडेंस है जो रिप्रेजेंट करता है कि जो वैगनर ने अपनी थ्योरी की दी है दैट वाज इज राइट। ओके, नेक्स्ट है पैलियो क्लाइमेटिक यूनिटी, यानी कि अब यहां पे बात की जा रही है क्लाइमेटिक यूनिटी की, यानी कि जो हमारी जलवायु है वो किस तरीके से सिमिलर करती है। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ क्लाइमेट ऑफ सम पीरियड इन जियोलॉजिकल पास्ट। इट मींस कुछ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें क्लाइमेट की स्टडी करनी पड़ेगी जियोलॉजिकल पास्ट के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से हम जो एविडेंस है वो फाइंड आउट कर पाए। थिक ग्लेसिकल डिपॉजिट्स ऑफ Permo-Carboniferous age are exposed at the Uruguay and Brazil in South America, Africa, South India, South Australia and Tasmania. The similarities in the nature of sediment के nature में क्या similarities हैं वो indicate करती हैं, indicates that these places were together in the जियोलॉजिकल पास्ट एंड हैड सेम क्लाइमेटिक कंडीशन। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जियोलॉजिकल पास्ट में ये सारे के सारे जो लैंड मासेस थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है? सेम है। टुडे थ्योरी आर ड्रिफ्टेड टुडे दे आर ड्रिफ्टेड सेपरेटली बाय लार्ज ओशियंस, लेकिन प्रेजेंट में ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या है? अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। किसके थ्रू है? बाय लार्ज ओशियंस। नाउ दे लेइंग इन वेरियस क्लाइमेटिक जोन, बट आज वो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में शामिल हैं। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? ओके, अब बात आती है कि वेरियस क्लाइमेटिक जोन फ्रॉम टेम्परेट टू ट्रॉपिकल। कौन से? टेम्परेट से लेके ट्रॉपिकल से। अब यहां पे है जो क्लाइमेटिक जोन है, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स आर ट्रॉपिकल जोन 0 डिग्री, इट मींस इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल 23.5 डिग्री से लेके 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। टेम्परेट जोन 40 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, एंड कोल्ड या फ्रीज जोन that is 60 degree to 90 degree north and south, या we can say poles. Okay, अब यहां पे बात की जा रही है इस तरीके से, this one is our equator, ये हमारा इक्वेटर है, तो ये अलग अलग जो क्लाइमेटिक जोन बने हुए हैं, ठीक है, प्रेजेंट में वो क्या है? डिफरेंट जोन में लाइज करते हैं, लेकिन पास्ट में क्या बोला गया है कि जो सारा का सारा कॉन्टिनेंट हमारा एक
पेंजिया की फॉर्मेशन में था। पेंजिया की फॉर्मेशन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहां पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ठीक है, यहां पे हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये अलग अलग पार्ट्स में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। ओके, तो ये डिवाइड होने के बाद अब ये देखो कि जो हमारा इंडिया है इक्वेटर के पास कौन से जोन में लाइज करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्थन ईस्ट हेमिस्फीयर में। ओके, उसके बाद हमारे पास जो क्लासिफिकेशन गिवन है, फैक्ट्स गिवन है, दैट वन इज कोरल। कोरल के अकॉर्डिंग जो परवाल वगैरह हैं उसके बारे में क्या बताया गया है, इट इज ए मिनिट रीफ बिल्डिंग मरीन्स पॉलिस। ओके, पॉलिस के द्वारा बना हुआ ये एक रिलीफ है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है दैट वन इज 20 डिग्री सेल्सियस इन ओशन। इट लिव, इसकी जो लोकेशन है दैट रिप्रेजेंट 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। इट मीन्स इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। ये इसकी क्या है, लोकेशन है, किसकी, कोरल्स की। Now the geological occurrence of corals away from the belt of 30 degree north and 30 degree south latitudes, it shows that these continents were nearer to the equator in the geological past. ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, अब डिफरेंट पार्ट्स में ये जो हमारे कोरल्स हैं वो प्रेजेंट है, तो ये भी क्या इंडिकेशन देता है कि पहले सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो क्या थे, नियरर थे, एक दूसरे के पास में थे, बट नाउ मूव्ड नॉर्थवर्ड्स एंड एक्सपीरियंसिंग कोल्ड टॉर्रिड क्लाइमेटिक कंडीशंस टुडे। ओके, अब ये सेपरेट होने के बाद क्या है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन को क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट है पोलर वंडरिंग। Paleomagnetism, Earth's magnetism is in the geological past. It gives a strong evidence that present day continents of the earth were united and formed parts of Pangea. It means जो present की जो हमारे पास continents है वो किसकी formation से convert हो गया है, Pangea की formation से। The magnetically susceptible minerals, ओके, सस्पेक्टिबल, ये सस्पेक्टिबल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि यहां पे पाने की संभावना है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इमेटाइट एंड पायरेहोटाइट, ठीक है, दीज आर द मिनरल्स विच आर सस्पेक्टेबल इन मैग्नेटिकल इज, ओके, दीज मिनरल्स फाउंड इन लावा एंड अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। ओके, इसी प्रवृत्ति के कारण उस समय के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर एकत्रित हो गए थे। इट मींस मैग्नेटिक, मैग्नेटिक है जो वो अपने तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, आयरन के पार्टिकल्स को, एंड ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट है, दिस प्रॉपर्टी इज रिटेन इन द रॉक्स एज परमानेंट मैग्नेटिज्म। ओके, ये जो प्रवृत्ति है क्या करती है कि रॉक्स के अंदर मैग्नेटिज्म, इट मीन्स उसमें मैग्नेट के कारण जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो उसमें डिपॉजिट ही रहेंगे। दिस इज नोन एज पोलर वंडरिंग, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, पोलर वंडरिंग के नाम से। दिस थ्योरी शोज दैट कॉन्टिनेंट्स हैव फ्रीक्वेंटली मूव्ड एंड चेंज्ड डायरेक्शंस ऑफ द मोशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये थ्योरी हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो इतने सारे मूवमेंट्स आते जा रहे हैं, इसकी वजह से जो प्रेजेंट में भी जो कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशंस में या जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आते जा रहे हैं। अब जो चेंजेस है वो काफी माइनर बेसिस पे है। स्टडी ये बताती है, सर्च ये बताती है कि कॉन्टिन्यू जो हिमालय माउंटेन्स है उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है। ये नहीं है कि वो हाई लेवल में इंक्रीज हो रहा है, द चेंज इज वेरी माइनर बट इज हैपन। इसी तरीके से जो अटलांटिक ओशियन है उसकी जो डेप्थ ब्रेथ है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। ओके,
अब जब हमारी अटलांटिक ओशियन ब्रॉड होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इट मींस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका क्या होगा, इधर की तरफ खिसकेगा, ठीक है, इधर की तरफ जाएगा, तो जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उसका साइज क्या होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा. सो दीज आर द चेंजिंग हैपन इन प्रेजेंट डे ऑल्सो